हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल फिजिक्स फटाफट। आज के लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है, प्रॉपर्टीज है। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑफ फ्लूइड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की अगर हम बात करें बेटा, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसके अंदर हम फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिक जो शुरुआत की जाएगी, मतलब पढ़ना तो फ्लूइड के बारे में है, ठीक है, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज की बात करनी है। लेकिन सबसे पहले अगर मैं बेसिक से इसकी स्टार्ट करूं, इसकी शुरुआत करूं, इस चैप्टर की बात की जाए तो कहां से की जा सकती है? तो सबसे पहले हमारे मन में एक सवाल आना चाहिए, वो होता है बेटा, व्हाट इज मीन बाय फ्लूइड। फ्लूइड एग्जैक्टली क्या रहेगा, फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो फ्लूइड की अगर हम बात करेंगे तो आपने बचपन में ये नाम सुना होगा, इसके बारे में आपको बहुत कुछ बातें पता भी होगी, ठीक है। लेकिन हम तो शुरुआत से बात कर रहे हैं तो इसलिए बहुत बेसिक से चर्चा करेंगे। सो व्हाट इज मीन बाय फ्लूइड? सबसे पहला सवाल, फ्लूइड क्या होता है? तो फ्लूइड की अगर हम बात करेंगे तो हम क्या डिफाइन करेंगे फ्लूइड को, किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं फ्लूइड को? तो हम बोलेंगे कि फ्लूइड क्या है? एनीथिंग दैट कैन फ्लो, ठीक है, एनीथिंग ड्यू कैन फ्लो, वो कहलाएगा बेटा फ्लूइड। अगर बात की जाएगी वो फ्लो क्यों करता है, तो हम बोल सकते हैं कि एनीथिंग दैट कैन फ्लो ड्यू टू इट्स ओन वेट, ठीक है, खुद के बोझे के तले बहना बेसिकली क्या कहलाया जाता है? फ्लूइड कहा जाता है। जैसे इंसान होता है, अपने कर्मों के तले इमोशंस निकलते हैं कभी कभी, तो उसी तरीके से अपने बोझ तले, ठीक है, खुद के वेट के कारण अगर कोई फ्लो कर जाता है तो उसे हम डिफाइन करेंगे बेटा क्या? फ्लूइड। तो फ्लूइड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एनीथिंग दैट कैन फ्लो ड्यू टू इट्स ओन वेट, ठीक है, इज नोन एज फ्लूइड। तो उसे हम डिफाइन करेंगे फ्लूइड। और फ्लूइड की अगर हम बात करेंगे तो फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज भी निकल के आ सकती है, या फिर कुछ बातें जो कॉमन सी बातें होगी। कौन कौन सी हो सकती है? तो पहली बात कि फ्लूइड की अगर हम बात करेंगे तो जिस कंटेनर के अंदर हम इसको डालेंगे तो क्या बन देता है? उस कंटेनर का शेप ले लेता है। मतलब यहाँ पे अगर हम लेके चले तो डेफिनाइट वॉल्यूम होगा, उसका डेफिनाइट वॉल्यूम होगा, लेकिन उसकी डेफिनाइट शेप नहीं होती। पहली इंपॉर्टेंट बात। सेकेंड, ये फ्लो करता है ड्यू टू इट्स ओन वेट, हमने ये माना, ठीक है। और अगर और डिटेल में फ्लूइड की चर्चा की जाएगी तो फ्लूइड में कौन कौन आता है? तो फ्लूइड में लिक्विड और गैसेस, लेकिन सारी गैसेस नहीं आती, कुछ गैसेस इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो फ्लूइड में क्या कौन कौन आता है? लिक्विड और गैसेस। लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमें गैसेस के बारे में बात नहीं करनी, पूरी जो चर्चा होगी वो सिर्फ लिक्विड के बारे में होगी, ठीक है। तो फ्लूइड के हमने स्टार्टिंग में अभी जो डेफिनेशन पढ़ी वो डेफिनेशन फिर से एक बार रिवाइज करके बता देता हूं बेटा, कि एनीथिंग दैट कैन फ्लो अंडर इट्स ओन वेट इज नोन एज फ्लूइड। उसको हम डिफाइन करेंगे बेटा क्या? फ्लूइड। और इस चैप्टर में फ्लूइड को हम दो हिस्सों में तोड़कर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में फ्लूइड को हम दो हिस्सों में तोड़कर पढ़ेंगे, ठीक है। पहला जो फ्लूइड यानी पहली जो स्टडी हमारे पास होगी उसको मैं लिखूंगा बेटा, वो कौन सा होगा? स्टैटिक फ्लूइड, ठीक है। फर्स्ट जो फ्लूइड होगा वो कौन सा रहेगा? स्टैटिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड, स्टैटिक का मतलब आप सभी को पता है, ठीक है। तो स्टैटिक फ्लूइड यानी कौन सा फ्लूइड? तो मैं ऐसे बोलूंगा बेटा, स्टैटिक फ्लूइड यानी रुका हुआ फ्लूइड, ठीक है। स्टैटिक फ्लूइड यानी क्या होगा बेटा? रुका हुआ फ्लूइड। यानी इसमें मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड यानी फ्लूइड इज एट रेस्ट। फ्लूइड क्या होगा बेटा? इज एट रेस्ट। अब फ्लूइड इज एट रेस्ट को मैं फिर से, इसको अगर मैं स्टैटिक फ्लूइड को लिखूं तो फिर से मैं इसको दो हिस्सों में तोड़कर भी बता सकता हूं। सबसे पहले स्टैटिक फ्लूइड को मैं प्रॉपर अगर लिखूं, मैं यहाँ पे बात कर लेता हूं बेटा कि फ्लूइड इज एट रेस्ट, ठीक है, यहां तक फिलहाल। और इसको अगर मैं दो हिस्सों में तोड़कर बताऊं तो कैसे बोल सकता हूं? देखिए, पहले इंपॉर्टेंट बात कि प्रॉपर स्टैटिक होना चाहिए। मतलब क्या? पहले हिस्से में अगर मैं बात करूं, मान लेते कोई, आप जानते हो कोई तालाब वगैरह, ऐसे कुछ लेक वगैरह कुछ है जिसके अंदर क्या होता है यार, ये पानी है बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, तो ये प्रॉपर स्टैटिक हुआ। दूसरे केस के अंदर अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूं? यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूं कि फ्लूइड, यहाँ पे मैं क्या बात कर सकता हूं कि फ्लूइड इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर। कंटेनर के रिस्पेक्ट में फ्लूइड क्या होना चाहिए? रेस्ट में। ये प्रॉपर रेस्ट हुआ,
ठीक है, यहाँ पे देखो ये प्रॉपर रेस्ट है, और ये क्या है कि फ्लूइड इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर। तो कंटेनर चल सकता है, लेकिन कंटेनर के रिस्पेक्ट में फ्लूइड क्या होना चाहिए, रुका होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ, यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ बेटा, कोई सपोज टू बी कोई टैंकर वगैरह है, ठीक है, ऐसी कोई मस्त की एक टैंकर है, यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये आपके पास क्या है, एक टैंकर, ऐसी एक। और अगर इस टैंकर की हम बात करें बेटा, इस टैंकर के अंदर ये भरा हुआ है कुछ लिक्विड। अब मुझे एक बात बताइए, ये टैंकर तो क्या है बेटा, मोशन में, लेकिन ये जो फ्लूइड होगी, ये फ्लूइड इस कंटेनर के रिस्पेक्ट में, मतलब इस टैंकर के रिस्पेक्टिव, इस कंटेनर के रिस्पेक्ट में कैसी होगी, एट रेस्ट। तो ये भी इसी कैटेगरी में मोड़ा जाएगा और ये भी इसी कैटेगरी में मोड़ा जाएगा, विच इज इक्वल टू विच इज नोन एज स्टैटिक फ्लूइड। ठीक है, उसको हम क्या डिफाइन करेंगे, स्टैटिक फ्लूइड। तो स्टैटिक फ्लूइड में एक होगा प्रॉपर स्टैटिक, और सेकंड रहेगा बेटा फ्लूइड इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर, मतलब रुका हुआ पानी, वो प्रॉपर रुका होगा या फिर कंटेनर के रिस्पेक्ट में रुका होगा। सेकेंड फ्लूइड डायनामिक, सेकेंड हमारे पास आ जाएगा बेटा क्या, फ्लूइड डायनामिक। अब डायनामिक का आप मतलब जानते हो, फ्लूइड डायनामिक्स की अगर मैं बात करूं तो डायनामिक का मतलब होता है मोशन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बेटा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या कि फ्लूइड इज इन मोशन, फ्लूइड कैसा होगा यहाँ पे, मोशन में, विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर, विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर, मतलब कंटेनर के रिस्पेक्ट में फ्लूइड कैसा होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए। तो वो जो स्टडी होगी वो इस सेक्शन के अंदर आएगी, फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर। जैसे कि अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे सपोज टू भी कोई पाइप वगैरह है, ठीक है, यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ बेटा कुछ पाइप वगैरह है, और इस पाइप में से ये कोई लिक्विड मान लेते हैं वाटर ही फ्लो कर रहा है ऐसे। तो मुझे एक बात बताइएगा, ये कंटेनर जो है वो तो कैसा है, ठीक है, रेस्ट में, लेकिन कंटेनर के रिस्पेक्ट में जो फ्लूइड होगी, जो लिक्विड है, वो कैसे है, मोशन में। तो ये जो स्टडी होगी इस सेक्शन के अंदर आएगी, फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर, और ये दोनों जो होगी बेटा ये आ जाएगी स्टैटिक फ्लूइड के अंदर। तो इस पूरे चैप्टर को हम दो हिस्सों में तोड़कर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इस पूरे चैप्टर को हम दो हिस्सों में तोड़कर पढ़ने वाले हैं, एक स्टैटिक फ्लूइड और दूसरा रहेगा फ्लूइड डायनामिक्स। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे स्टैटिक फ्लूइड के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो स्टैटिक फ्लूइड के अंदर हमें प्रेशर पढ़ना है, स्टैटिक फ्लूइड के अंदर हमें बर्नौलीज थ्योरम पढ़ना है, ठीक है, स्टैटिक फ्लूइड के अंदर हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायोन्सी पढ़नी है। जो फ्लूइड डायनामिक्स की बात करूंगा तो फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर हमें अलग अलग तरीके और एप्लीकेशन है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आपको वेंचुरीमीटर, बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन वो डिस्कस करना है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो ये सारी जो चीजें हैं हम दो हिस्सों में तोड़कर पढ़ेंगे। तो पूरे चैप्टर को हम इस तरीके से दो हिस्सों में तोड़कर पढ़ने वाले हैं। हाँ, इसमें एक और बात समझ लीजिए, इसका एक सेपरेट सेक्शन भी हमें बात करनी है, जिसको मैं अगर बात कर सकता हूं तो थर्ड सेक्शन के हिसाब से भी उसके बारे में बात करूंगा, जो कि रहेगा बेटा क्या, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्यों अलग है सर, क्योंकि सरफेस टेंशन इन दोनों से अलग इसीलिए है क्योंकि जब हम फ्लूइड पढ़ते हैं, स्टैटिक हो या फिर फ्लूइड डायनामिक हो, तब हम बात कर लेते हैं बेटा कि जो फ्लूइड हम कंसीडर करते हैं वो फ्लूइड कहलाया जाता है बेटा कौन सा फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड। ठीक है, जब हम स्टैटिक फ्लूइड या फिर फ्लूइड डायनामिक की बात करते हैं उस समय जो हम फ्लूइड कंसीडर करते हैं वो एक आइडियल फ्लूइड कंसीडर किया जाता है। अब आइडियल फ्लूइड क्या होता है, तो आइडियल फ्लूइड यानी जिसके बात अगर आइडियल फ्लूइड की अगर हम बात करेंगे तो आइडियल फ्लूइड के लिए हमें दो तीन बातें ध्यान में रखनी होगी। पहली बात, आइडियल फ्लूइड यानी कौन सा फ्लूइड, तो आइडियल फ्लूइड सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आप याद रखोगे तो आपको आइडियल फ्लूइड के लिए कुछ अजम्पशन, ठीक है, क्या करने होंगे बेटा, कुछ अजम्पशंस और फैक्ट याद रखने हैं। अब अजम्पशन कौन कौन से और फैक्ट कौन कौन से, ये पहले समझ लीजिए। तो सबसे पहला अजम्पशन आइडियल फ्लूइड के लिए, आइडियल फ्लूइड नॉन विस्कस होना चाहिए। अब सर विस्कस का मतलब क्या होता है, तो हमें यहाँ पे विस्कोसिटी पढ़नी है। विस्कस मतलब कि जो लिक्विड की लेयर्स होती है उनमें फ्रिक्शन ना हो, उनमें फ्रिक्शन ना हो, मतलब अगर उनमें फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है तो वो फ्लूइड कहलाया जाएगा आइडियल फ्लूइड। तो एक पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है कि आइडियल फ्लूइड के लिए विस्कोसिटी कितनी, मतलब ना के बराबर होगी। आइडियल फ्लूइड के लिए विस्कोसिटी 0 होगी, ना के बराबर, क्योंकि वो नॉन विस्कस होता है। दूसरा अजम्पशन,
वो इनकम्प्रेसेबल होना चाहिए। आइडियल फ्लूइड क्या होना चाहिए? इनकम्प्रेसेबल। इनकम्प्रेसेबल का मतलब कि उसके डेंसिटी में किसी भी प्रकार का चेंज ना हो। दूसरा अजम्पशन, पहला अजम्पशन क्या बोला कि आइडियल फ्लूइड के लिए पहला अजम्पशन नॉन विस्कस, सेकेंड अजम्पशन वो इनकम्प्रेसेबल होना चाहिए, मतलब उसके डेंसिटी में किसी भी तरह का कोई भी चेंज ना हो। ठीक है, ये दो अजम्पशन हुए। और तीसरा जो कि मैं बात करूंगा बेटा एक फैक्ट, तो फैक्ट क्या होनी चाहिए कि लिक्विड सरफेस, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं बेटा, जो एंड शुरुआत से एंड तक, ठीक है, चैप्टर के शुरुआत से एंड तक हमें दिमाग में रखना है। क्या होती है बेटा फ्लूइड की, आइडियल फ्लूइड की एक फैक्ट कौन सी है कि लिक्विड सरफेस, ठीक है, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, लिक्विड सरफेस इज ऑलवेज liquid surface is always acts perpendicular to the resultant force acting on it। कि लिक्विड सरफेस के बात अगर की जाएगी तो लिक्विड सरफेस हमेशा उसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है उस रिजल्टेंट फोर्स से हमेशा कैसे एक्ट होनी चाहिए? परपेंडिकुलर एक्ट होनी चाहिए। फिर से बोल रहा हूं बेटा, लिक्विड सरफेस इज ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जो रिजल्टेंट फोर्स लिक्विड सरफेस के ऊपर एक्ट हो रही है उस रिजल्टेंट फोर्स को लिक्विड सरफेस को हमेशा कैसे एक्ट होना होता है? परपेंडिकुलर एक्ट होना होता है। तो दो अजम्पशन एक फैक्ट, ठीक है, आइडियल फ्लूइड के लिए हमें याद रखना है। और ये स्टैटिक और फ्लूइड डायनामिक के लिए हम आइडियल फ्लूइड कंसीडर करेंगे। सरफेस टेंशन की जब चर्चा की जाती है तब हम आइडियल फ्लूइड की बात नहीं करते, वहां पे हमें इसके बारे में बात नहीं करनी, इसलिए इसको मैंने अलग लास्ट में लिखा हुआ है और लास्ट में हम सरफेस टेंशन पढ़ेंगे। तो ये ओवरऑल चैप्टर की बात हो गई कि चैप्टर में एग्जैक्टली हमें क्या क्या पढ़ना है। तो वैसे अगर देखा जाए तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की चर्चा एक्चुअल में स्टार्ट होगी बेटा प्रेशर से, लेकिन हम बेसिक से शुरुआत करेंगे। तो हम सबसे पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में बात करेंगे कि डेंसिटी क्या होती है, ठीक है, फिर आगे जाके धीरे धीरे उसमें कुछ बातें करते हुए प्रेशर की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया बेटा कि चैप्टर को हम किस तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। स्टैटिक फ्लूइड, फ्लूइड डायनामिक दो हिस्सों में तोड़कर पढ़ेंगे और लास्ट में फिर सरफेस टेंशन। और जब पढ़ेंगे बेटा स्टैटिक या फ्लूइड डायनामिक तब हमारे पास जो फ्लूइड होगी वो क्या रहेगी? आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड के लिए दो अजम्पशन और एक फैक्ट मैंने बता दी है, ठीक है, जो हमें दिमाग में रखनी है, चाहे हम फ्लूइड डायनामिक में बात करें या फिर स्टैटिक फ्लूइड में बात करें। ठीक है, तो बेसिकली चैप्टर की शुरुआत हम कर रहे बेटा किससे? डेंसिटी से। सो डेंसिटी से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा डेंसिटी की, किसकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग? डेंसिटी। आप डेंसिटी को बचपन से जानते हो आप लोग, ठीक है, जब आप बिल्कुल लोअर क्लासेस की अगर बात करूं तो वहां पे आपको सारे प्रकार का जो नॉलेज है वो मिल जाता है। तो डेंसिटी के बारे में भी आपने वहां पे चर्चा कर ली होगी। सो हमें पता है कि डेंसिटी एग्जैक्टली क्या है। तो डेंसिटी को हम डिफाइन क्या करते हैं बेटा? बोलो, डेंसिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है? मास। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू, अगर मैं शॉर्टकट में लिख लेता बेटा डेंसिटी को हम किससे डिनोट कर लेते हैं? रो से। और हम जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू हम लिखते हैं बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम डिफाइन करेंगे डेंसिटी। सो डेंसिटी इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला निकल के आएगा मास अपॉन वॉल्यूम, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। अगर हम डेंसिटी की बात करेंगे यानी रो इज इक्वल टू m अपॉन वी। अब इसमें कुछ बेसिक सी चर्चा क्या हो सकती है? इसका SI यूनिट पूछा जा, तो SI यूनिट क्या होगा डेंसिटी का? बताओ जरा, डेंसिटी का SI यूनिट क्या लिखोगे? बोलो, kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, सो डेंसिटी का SI यूनिट क्या होगा? kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का CGS यूनिट क्या होगा? तो आप जानते हो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी को बोला जाता है बेटा, जो हम लिखे ना यहाँ पे क्या? सेंटीमीटर क्यूब, इसी को बोला जाता है क्यूबिक सेंटीमीटर। तो कभी कभी डेंसिटी आपके पास डिफाइन की मतलब लिखवा के आती है सवाल में क्या? सीसी। ठीक है, तो वो एक्चुअल में सीसी यानी क्या बोला जाता है? क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये आपको याद रखना है कि इसको कभी कभी कैसे लिखा जाएगा? ग्राम सीसी, मतलब ग्राम सीसी, यानी अगर हम देखें तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर पढ़ा जाता है और लिखा जाता है किसमें? सीसी में। ठीक है, तो ये इन जनरल बातें हैं सारी।
तो ये ऐसा यूनिट हुआ बेटा क्या, केजी पर मीटर क्यूब। सीजीएस यूनिट क्या हुआ, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लगे हाथ, जरा डेंसिटी की डायमेंशन भी बता दो। डेंसिटी की डायमेंशन क्या होगी सर, डेंसिटी की डायमेंशन m1l-3, टी कितना होगा 0, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया बेटा डेंसिटी की डायमेंशन m1l-3 टी 0। तो डेंसिटी का बेसिक सा फॉर्मूला आप लोगों को पता है, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम या डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट और डायमेंशन की चर्चा हमने कर ली। अब जो नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, नेक्स्ट हमें बात करनी है रिलेटिव डेंसिटी की। किसकी चर्चा करनी है, रिलेटिव डेंसिटी। अब ये रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, तो रिलेटिव डेंसिटी बेसिकली रेशो है। रिलेटिव डेंसिटी क्या है, रेशो है, लेकिन किसका है, तो रिलेटिव डेंसिटी रेशो है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का, किसके साथ, डेंसिटी ऑफ वाटर का। कौन से टेम्परेचर पे, एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब 4 डिग्री सेल्सियस पे क्यों, क्योंकि वाटर की डेंसिटी जो होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है, जो हमें पता है कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये सिंपली रेशो होगा। सो क्या लिखोगे रिलेटिव डेंसिटी को, रिलेटिव डेंसिटी को कैसे डिफाइन किया जा सकता है बता दिया। तो हमने बोला ये रेशो है, किसका रेशो है, तो हम बोल सकते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी को डिफाइन किया जा सकता है, ऐसे बोल सकते हो, इट इज द रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मैं रिलेटिव डेंसिटी को लिख सकता हूँ शॉर्टकट में RD कर देता हूँ, इज इक्वल टू, बोल लेता हूँ बेटा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया बेटा रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब रिलेटिव डेंसिटी को अगर मैं लिखूं बेटा, ठीक है, RD, रिलेटिव डेंसिटी को अगर मैं लिखूं तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, एट 4 डिग्री सेल्सियस, एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपके पास आ गया बेटा रिलेटिव डेंसिटी। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें समझ में आएगी। कौन सी चीजें, कि ये क्या है यार, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब रिलेटिव डेंसिटी एक प्योर रेशो है, ठीक है। इसकी ना किसी भी प्रकार की कोई भी यूनिट होगी, ना किसी भी प्रकार की कोई भी डायमेंशन होगी, ठीक है। तो ये एक यूनिटलेस डायमेंशनलेस है, क्योंकि ये सेम क्वांटिटी का रेशो है। तो रिलेटिव डेंसिटी को आपको याद रखना है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। और एक प्योर रेशो है, मतलब अगर बात की जाएगी यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं बेटा, ये जो रिलेटिव डेंसिटी है, इसी रिलेटिव डेंसिटी को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इसी रिलेटिव डेंसिटी को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। वो क्या कहलाता है बेटा, जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो कभी कभी सवाल में अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज किया गया तो डरने वाली बात नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल रहा है मतलब किसके बारे में बात की जा रही है, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी एक ही है, यही दूसरा नाम है बेटा उसका। सो हम बोल सकते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये जो रिलेटिव डेंसिटी है, इसको दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए तो क्या बोला जा सकता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला जा सकता है। तो ये आपके पास होगी बेटा रिलेटिव डेंसिटी, ये हमने पढ़ लिया डेंसिटी। और अगर मैं नेक्स्ट चर्चा करूं बेटा, तो नेक्स्ट हमसे क्या पूछा जा सकता है, तो बोला जा सकता है कि सपोज टू, वैसे बोल सकता हो यार डेंसिटी मिक्सचर, या मिक्सचर डेंसिटी लिख देता हूं सर, ठीक है, मिक्सचर डेंसिटी। अब ये सर डेंसिटी पढ़ ली, रिलेटिव डेंसिटी पढ़ ली, अब ये मिक्सचर डेंसिटी क्या है। तो मिक्सचर डेंसिटी मतलब क्या, कि अगर हम मान लेते हैं कि ऐसे कोई दो लिक्विड हमारे पास है, मान लेता हूं मैं लिक्विड नंबर 1 और लिक्विड नंबर 2, तो कंसीडर कर लेते हैं बेटा, मैं यहाँ पे बोल लेता हूँ कि ये मेरे पास है सपोज टू बी लिक्विड नंबर 1 और ये मेरे पास है सपोज टू बी लिक्विड नंबर 2। यहाँ पे मान लेता हूँ इसका मास या डेंसिटी बोल लेता हूँ, इसकी डेंसिटी है ρ1, इसकी डेंसिटी है ρ2, इसका मास है m1 और इसका मास है m2। तो हमने दो लिक्विड कंसीडर किए, एक
की डेंसिटी बोली ρ1, दूसरे की डेंसिटी बोली ρ2, एक का मास बोला m1 और दूसरे का मास बोला m2, और ऐसे दो लिक्विड को हमने क्या किया, मिक्स कर दिया। ठीक है, तो वो मिक्सचर बन गया। अब उसी मिक्सचर को जो हमने अभी दोनों लिक्विड को मिक्स कर दिया तो एक मिक्सचर बन गया, और उसी मिक्सचर के अब हमें क्या डिफाइन करनी है, डेंसिटी। तो उसको हम बोलेंगे बेटा मिक्सचर डेंसिटी, मतलब मिक्सचर के अब हमें डेंसिटी निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? सो बेसिक सा फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर। तो यहाँ पे आपके पास मास है और डायरेक्टली डेंसिटी डिफाइन है, वॉल्यूम नहीं पता, वॉल्यूम को कैसे लेके चलोगे? तो लिख देते बेटा बेसिक से पहले। तो मैं क्या कर लेता हूं बेटा, जो मिक्सचर डेंसिटी है तो मैं इसको लिखता हूं बेटा रो मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर की जो डेंसिटी है इसको मैं क्या लिख देता हूं बेटा, रो मिक्सचर। अब मिक्सचर की डेंसिटी को मैंने लिख दिया रो मिक्सचर, और यहाँ पे बोल लेता हूं बेटा, अब क्या लिखूं, यहाँ पे बोलिए टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो रो मिक्सचर किसके बराबर आएगा, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो रो मिक्सचर आया टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल मास कितना हो जाएगा बता सकते हो, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखो बेटा, मैं m1 प्लस m2 बोल देता हूँ। ठीक है, अब वॉल्यूम का क्या करोगे, तो वॉल्यूम का क्या किया जा सकता है, तो यहाँ पे अगर मैं इसका वॉल्यूम लिखने की कोशिश करूँ तो क्या बोल सकता हूँ बेटा इसका वॉल्यूम, तो मुझे पता है कि जो डेंसिटी होती है वो होती है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर, मतलब V इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा, बोलो सॉरी, V इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा, बोलो m अपॉन रो के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं V1 की बात कर लूँ बेटा तो ये एक्चुअल में हो जाएगा किसके बराबर, V1 इज इक्वल टू m1 अपॉन रो1, और अगर इसकी बात कर लूँ बेटा तो यहाँ पे बोलो कितना हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू m2 अपॉन रो2 के बराबर। ठीक है, तो बस इसको लिख देना यहाँ पे, तो ये मैं लिख देता हूँ बेटा, यहाँ पे इसकी V1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो लिखूंगा बेटा क्या, m1 अपॉन रो1, और ये आ जाएगा बेटा m2 अपॉन रो2 के बराबर। तो ये आ गई बेटा आपके पास क्या, मिक्सचर की डेंसिटी। अब इसमें एक स्पेशल केस भी बना सकता हूं मैं, ये मैंने मिक्सचर की डेंसिटी लिख दी वहां पे, अब इसमें स्पेशल केस क्या बन सकती है, तो स्पेशल केस अगर मैं ये कहता हूं बेटा कि इन दोनों के मासेस को अगर मैं बराबर कर दूं, इसमें अगर मैं स्पेशल केस बना लेता हूं कि क्या कर लेता हूं बेटा, इन दोनों के मासेस को अगर मैं बराबर कर लेता हूं। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं यहां लिख देता हूं बेटा एक स्पेशल केस की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर अगर मैं एक स्पेशल केस की बात कर लेता हूं और बोल लेता हूं कि इफ m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है, किसके बराबर, m के बराबर, m1 m2 को मैंने बराबर कर दिया और बोला कि m के बराबर है, तो क्या निकल के आएगी मिक्सचर की डेंसिटी, तो मैं आप बोल सकता हूं कि रो मिक्सचर इज इक्वल टू क्या था, m1 प्लस m2 था, तो ये आ जाएगा m प्लस m, ठीक है, अपॉन नीचे बोलिए क्या आएगा, m अपॉन रो1 प्लस m अपॉन रो2 के बराबर। ठीक है, ये सही है बिल्कुल। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा बताइए, 2m अपॉन इस m को बाहर निकाल के लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन रो1 प्लस 1 अपॉन रो2 के बराबर। ठीक है, ये आना चाहिए। तो यहाँ से जरा देखिए, तो यहाँ से m गेट कैंसल्ड, और अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास रो मिक्सचर की वैल्यू बताए कितनी होगी, तो आ जाएगी 2 रो1 रो2 अपॉन रो1 प्लस रो2 के बराबर। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगी बेटा क्या, रो मिक्सचर। ये आपके पास आ गए बेटा क्या, रो मिक्सचर, अगर जिन दोनों लिक्विड का मिक्सचर है और उनके मासेस बराबर है, ये सबका रिजल्ट है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया बेटा मिक्सचर डेंसिटी। अब इसमें वेरिएशन क्या लेके आ सकते हैं सर, और वेरिएशन क्या कर सकते हो, तो वेरिएशन इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। देखो बता देता हूँ क्या क्या क्या, यहाँ पे देखिए आपके पास डेंसिटी गिवन थी और मास गिवन था। यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है और मास गिवन है, और आपको पता है कि डेंसिटी जो होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर है। अब अगर मैं आप सेकंड केस की बात कर लेता हूँ, इसी के अंदर वेरिएशन क्या लेके आ सकते हैं उसकी चर्चा कर लेता हूँ। तो वेरिएशन कुछ भी नहीं लेके आ सकते, जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ, लिक्विड फर्स्ट। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, मान लेता हूँ अब आपके पास क्या है, डेंसिटी रो गिवन है और वॉल्यूम V1 गिवन है, मतलब मैंने मास को निगलेक्ट कर दिया यहाँ पे, मतलब निगलेक्ट करने का मतलब यहाँ पे दिया गया नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ बेटा लिक्विड 2,
तो बोल लेता हूँ डेंसिटी ρ2 है और वॉल्यूम V2 है, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए अब मिक्सचर की डेंसिटी कितनी होगी, तो आप इजीली बता सकते हो अब रो मिक्सचर इज इक्वल टू वही फॉर्मूला सर, क्या, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। क्या बोलोगे, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब टोटल मास कैसे निकाला जाएगा, तो अब फिर से वही यार, क्या कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, रो वी के बराबर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या बोला जा सकता है, बोलो जरा। तो टोटल मास को लिखा जाएगा, बोल सकते हो, बोलिएगा, ρ1, ठीक है, V1 प्लस ρ2 V2 अपॉन टोटल वॉल्यूम पता है V1 प्लस V2। आ गई सर मिक्सचर की डेंसिटी। अब इसमें भी स्पेशल केस लिख सकते हो तुम, क्या बोल सकते हो आप स्पेशल केस में, बोलो। अगर मैं यहाँ पे स्पेशल केस की बात कर लेता हूँ तो इसमें भी एक स्पेशल केस बना सकते हो। अब क्या करोगे, तो अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इफ V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V, दोनों के वॉल्यूम बराबर है, तो क्या बन जाएगी बेटा, रो मिक्सचर। तो मिक्सचर डेंसिटी में लिख सकता हूँ, आ जाएगा बेटा आपके पास ρ1V प्लस ρ2V अपॉन 2V के बराबर, मतलब V कॉमन आया, ρ1 प्लस ρ2 अपॉन 2V, तो V ने V को मार दिया, यानी क्या बन गया सर, ρ1 प्लस ρ2 बाय 2 के बराबर। सो ρ1 प्लस ρ2 बाय 2 के बराबर आ जाएगी बेटा क्या, मिक्सचर डेंसिटी। तो बस ऐसे छोटे मोटे वेरिएशन ऐसे ही आपने करा पढ़ते हो, तो ये सारी चीजें वहां पे दी जाती है वेरिएशन के तौर पे, बस कुछ उसी तरीके की बातें आपको मिक्सचर डेंसिटी के अंदर पूछी जा सकती है। तो कुछ इस प्रकार से आप मिक्सचर डेंसिटी के सवालों को उड़ा सकते हो, ठीक है। तो हमने ये बेसिक सी जानकारी ले ली डेंसिटी के बारे में, डेंसिटी की चर्चा हमने कर ली, डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, और मिक्सचर डेंसिटी को किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, ये बात हमने पढ़ी। अब इसमें एक और बात, जब हम रिलेटिव डेंसिटी की बात कर लेते हैं तो रिलेटिव डेंसिटी को मैंने क्या बोला कि ये रेशो है, किसका रेशो होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। और डेंसिटी ऑफ वाटर की अगर मैं बात करूं बेटा, तो डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है, तो अगर मैं डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करूं तो डेंसिटी ऑफ वाटर पता है 10 टू द पावर 3, ठीक है। क्या बोलोगे, kg पर मीटर क्यूब। किस सिस्टम में होगा बेटा, ये SI यूनिट, ठीक है, SI सिस्टम के अंदर। तो अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगी बेटा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये किस में हो गए बेटा, CGS में। तो जब कभी सारा डेटा, जब कभी आपके पास सारा डेटा CGS सिस्टम के अंदर गिवन होगा, जब कभी आपको सारा डेटा CGS सिस्टम के अंदर गिवन होगा, तो रिलेटिव डेंसिटी किसके बराबर होगी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के बराबर, क्योंकि ये क्या हो गई सर, ये तो 1 हुआ ना, ठीक है। तो आपने बोला था रिलेटिव डेंसिटी क्या है, रेशो है, किन दोनों का रेशो है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो डेंसिटी अगर वाटर की बात की जाएगी, डेंसिटी ऑफ वाटर की बात की जाएगी CGS में, तो वो कितनी है, 1। तो हम बोल सकते हैं डायरेक्टली कि रिलेटिव डेंसिटी किसके बराबर होगी, सो रिलेटिव डेंसिटी बराबर होगी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के, किसके बराबर होगी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के बराबर कहलाई जाएगी। तो जब कभी CGS में डेटा गिवन होगा तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि रिलेटिव डेंसिटी जो है वो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के बराबर होगी, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट बेसिकली डेंसिटी। तो ये सारी हमने डेंसिटी के बारे में चर्चा कर ली। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास निकल के आएगा वो रहेगा बेटा प्रेशर, जहां से एक्चुअल में चैप्टर की शुरुआत होती है, ठीक है। तो हम अब चर्चा करेंगे बेटा किसके बारे में, प्रेशर के बारे में। तो आई होप सो कि अब तक जितनी सारी चर्चा मैंने की हुई है आपको क्लियर हुई होगी, ठीक। अगर नहीं हो रही है तो वीडियो को एक बार थोड़ा रिवाइंड करते हुए देखना, ठीक है। तो हम आगे की बात कर लेते हैं। आगे हम बात करेंगे बेटा किसकी, प्रेशर। अब एक बात बता देता हूं बेटा, प्रेशर बहुत जरूरी है, ठीक है, एक्चुअल जिंदगी के अंदर भी और फिजिक्स के अंदर भी। प्रेशर को समझना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेशर की चर्चा हमें यहाँ पे अब डिटेल में करनी है और धीरे धीरे हम प्रेशर के बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक सी चर्चा देखते हैं प्रेशर के बारे में क्या की जा सकती है। तो अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे प्रेशर की, सो व्हाट इज मीन बाय प्रेशर, तो प्रेशर क्या होता है, सर प्रेशर प्रेशर होता है, नहीं बेटा, प्रेशर को हम अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। यहाँ पे क्या होता है प्रेशर, तो अगर हम देखें तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, आप जानते हो फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर।
बस सिंपल से डेफिनेशन आपको पढ़ाई गई थी और बोला गया था ये प्रेशर, आप भी खुश, टीचर भी खुश, हो गया खत्म? नहीं। लेकिन इस चैप्टर में आपको एक्चुअल प्रेशर का मतलब समझ में आएगा। आपने जो पढ़ा था, आप छोटे थे तो छोटी डेफिनेशन पढ़ाई गई थी, आप उतने में खुश थे, लेकिन अब बड़े क्लास में आ चुके हैं आप लोग, तो अब आपको प्रेशर का जो चर्चा है, प्रेशर की जो बात है, वो भी अब बहुत लंबी चलेगी बेटा। इसमें हम बहुत अलग अलग तरीके से प्रेशर के बारे में चर्चा कर लेंगे। जो बेसिक सी डेफिनेशन आपको पता है उसको सबसे पहले मैं लिख लेता हूं बेटा कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहां से आपको एक चीज समझनी है, आपको पढ़ाया गया है कि प्रेशर इज नथिंग बट, मतलब प्रेशर को ऐसे डिफाइन किया गया था कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, बस इतना बोला गया है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स होती है, ये फोर्स हमेशा एरिया से परपेंडिकुलरली यानी नॉर्मली एक्ट होती है, परपेंडिकुलर एक्ट होती है। पहली इंपॉर्टेंट बात। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने जो लिखा है ये प्रेशर को लिखने का सही तरीका है क्या? पहली इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, ये प्रेशर को लिखने का सही तरीका है क्या? अगर आप ध्यान से देखो तो प्रेशर एक्चुअल में है कौन सी क्वांटिटी? तो प्रेशर जो क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, प्रेशर जो क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी। और अगर आप देखो तो मैंने बोला कि फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पे फोर्स भी वेक्टर है और एरिया भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है और एरिया भी वेक्टर है। और आप जब कभी आपने वेक्टर पढ़ा होगा तो आपने ये देखा होगा कि दो वेक्टर को हम ऐड कर सकते हैं, दो वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दो वेक्टर को कभी भी डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे ये भी तो वेक्टर है, यानी फोर्स भी वेक्टर है और एरिया भी वेक्टर है, और दोनों वेक्टर क्वांटिटी का डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए जब हम प्रेशर को लिखते हैं तो वो मैग्नीट्यूड वाइज लिखा जाता है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड वाइज हम बात कर रहे हैं तो प्रेशर की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, पहली बात समझ लीजिए। हम बोलते हैं कि प्रेशर हमेशा नॉर्मल नहीं है, मतलब नॉर्मल एक्ट होता है, तो वो प्रेशर ना होके, प्रेशर की अपने आप में किसी भी प्रकार की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन प्रेशर के अंदर जो फोर्स है ना उसकी डायरेक्शन होती है, प्रेशर की डायरेक्शन नहीं होती। ध्यान से समझना, प्रेशर में जो फोर्स होता है ना वो हमेशा सरफेस से क्या होता है बेटा? नॉर्मली एक्ट होता है। प्रेशर की अपने आप में किसी भी प्रकार की कोई भी डायरेक्शन नहीं है। और प्रेशर कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, और लिखा जाएगा हमेशा मैग्नीट्यूड वाइज लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और वो फोर्स कैसी एक्ट होनी चाहिए? परपेंडिकुलर एक्ट होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ बेटा तो इसका ऐसा यूनिट क्या निकल जाएगा? तो आपको बहुत सारे यूनिट पता है, जैसे कि यही से बोल सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और बोलो जैसे कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हो, उसके बाद पास्कल आ सकता है, ठीक है। तो ये उसके ऐसा यूनिट हुए। इसके अलावा भी उसके बहुत सारे यूनिट्स निकल के आते हैं सर, जैसे कि आप लोगों को पता है एटमॉस्फेयर होता है, या फिर आपने सुना होगा बार होता है, टॉर होता है, ऐसे बहुत सारे यूनिट्स आपको आगे जाके देखने को मिलेंगे। तो आगे जाके हम जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की चर्चा करेंगे तो आपको वहां पे, या फिर आपने पढ़ा भी होगा, आप लोगों को पता होगा कि 1 ATM जो होता है, ठीक है, 1 ATM की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? 1.103 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होती है, ठीक है। सो 1 ATM इज इक्वल टू 1.103 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होती है, ठीक है। तो एक्चुअल में आपने ये पढ़ा होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा तो इस दूसरे यूनिट की बात करेंगे तो बार, तो 1 बार इज इक्वल टू किसके बराबर? 10⁵ पास्कल के बराबर। टॉर भी इसका यूनिट होता है। और क्वांटिटी कौन सी है? प्रेशर क्वांटिटी है बेटा कौन सी? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। हमेशा अगर देखा जाएगा तो प्रेशर के अंदर जो फोर्स होती है वो एरिया से परपेंडिकुलरली एक्ट होती है। जैसे अगर मैं इस पूरे क्लासरूम की बात कर लेता हूँ तो क्लासरूम में जहाँ पे प्रेशर होगा उसमें जो फोर्स होगी, जैसे कि बोर्ड, तो बोर्ड के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो फोर्स ऐसे एक्ट होगी, ठीक है। ऊपर सीलिंग की बात की जाएगी तो फोर्स ऐसे एक्ट होगी। तो जहां कभी आपको एरिया सपोज टू ऐसे, तो फोर्स ऐसे एक्ट होती है। तो जब कभी आपको मान लेते एरिया ऐसे और फोर्स ऐसे लगेगी तो ये फोर्स नहीं कंसीडर करना, एक्चुअल में उसका कंपोनेंट कंसीडर, ये फोर्स कंसीडर नहीं करनी है, एक्चुअल में उसका कंपोनेंट कंसीडर करना है जो कि एरिया से कैसा एक्ट हो? परपेंडिकुलरली एक्ट होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना फोर्स ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मली,
ठीक है, और ये एरिया है। तो ये बेसिक सी चर्चा आपने क्लासरूम में सॉरी जो आप लोअर क्लासेस में थे 8, 9, 10 में, तब आपने ये कर ली होगी। तो अब हमें इस चैप्टर में नया क्या पढ़ना है? तो इस चैप्टर में हमें नया ये पढ़ना है कि जब हम प्रेशर की चर्चा कर लेते हैं तो प्रेशर का वेरिएशन कैसे मिलता है। जब हम प्रेशर के एक्चुअल में चर्चा कर लेते हैं तो प्रेशर का वेरिएशन कैसे मिलता है, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ बेटा प्रेशर वेरिएशन की, और वो भी कौन से डायरेक्शन में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा प्रेशर वेरिएशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। किसमें चर्चा करनी है हमें? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा प्रेशर वेरिएशन, प्रेशर वेरिएशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मैं लिखवाते वक्त सिर्फ डायरेक्शन की बात कर लेता हूं, या फिर आपके लिए पूरा लिखवा के दे रहा हूं बेटा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब क्या है इसका। प्रेशर वेरिएशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मतलब क्या होगा? तो मान लेते हैं कि आपके पास क्या बेटा एक कंटेनर है। आपके पास क्या बेटा एक कंटेनर है। जैसे कि मैं यहाँ पे मान लेता हूँ बेटा ये आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, ऐसे कुछ। तो आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर मान लेता हूँ बेटा इस कंटेनर के अंदर ये मस्त की एक लिक्विड भरा हुआ है, एक सुंदर सा लिक्विड इस कंटेनर के अंदर भरा हुआ है ऐसे कुछ। अब ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर ये मस्त की एक लिक्विड भरा हुआ है। अब ध्यान समझना क्या बता रहा हूँ बेटा। अब ये कंटेनर जो है बेटा वो तो रखा हुआ है, रेस्ट पे है, इसके अंदर हमने लिक्विड भर दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, तो इस कंटेनर की अगर मैं बात करूं या फिर इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है इसकी चर्चा मैं कर लेता हूं। सबसे पहले देखिए ये जो लिक्विड है, मान लेता हूं इस लिक्विड की डेंसिटी कुछ कंसीडर कर लीजिएगा, रो है, ठीक है, रो इसकी डेंसिटी। अब हम बात करें बेटा प्रेशर वेरिएशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो मैं क्या कर लेता हूं बेटा इस लिक्विड का, ध्यान समझना, जो अभी बात कर रहा है बेटा उसको समझने की कोशिश करना है। लिक्विड का मैं एक इमेजिनरी सिलेंड्रिकल एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूं। मैंने क्या बोला, मैं लिक्विड का एक इमेजिनरी, ठीक है, सिलेंड्रिकल एलिमेंट हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, लेकिन कौन से डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो मैंने क्या बोला, हमने क्या किया बेटा लिक्विड का एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट हमने यहाँ पे क्या किया बेटा कंसीडर कर दिया। ये हमने बोला कि ये सिलेंड्रिकल एलिमेंट हमने लिक्विड का कंसीडर कर लिया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिसका कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कंसीडर कर लेता हूँ। क्या बोल लेता बेटा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कंसीडर कर लेता हूँ, कुछ ए रहा होगा, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है उसका ए। और यहाँ पे मैं 2 पॉइंट्स मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, मैं क्या कर लेता हूँ बेटा यहाँ पे 2 पॉइंट्स कर लेता हूँ मार्क, एक पॉइंट नंबर 1 और ये कंसीडर कर लेता हूँ बेटा पॉइंट नंबर 2। और मैंने बोला कि यहाँ पे ये जो है यहाँ पॉइंट नंबर 1 पे जो प्रेशर होगा कंसीडर कर लेता हूँ बेटा P1, और पॉइंट नंबर 2 के ऊपर जो प्रेशर लगेगा मैं कंसीडर कर लेता हूँ P2, और इसके ऊपर बहुत अलग अलग तरह की फोर्सेस लगेगी सिलेंड्रिकल एलिमेंट, लेकिन हमें कौन से फोर्सेस कंसीडर करने हैं? सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस। तो मैंने बोला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से ऐसी एक फोर्स लगेगी और यहाँ इस तरीके की एक फोर्स लगेगी। तो मैंने बोला कि यहाँ पे मान लेता हूँ फोर्स F1 होगी और यहाँ पे फोर्स क्या होगी F2। तो अगर मैं क्या कर लेता हूँ बेटा इस प्रेशर की जो वैल्यू हमारे पास है उसको अगर A से मल्टीप्लाई कर दो, A से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास F1 की वैल्यू निकल के आएगी और ये आपके पास F2 की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स हो गई बेटा P इंटू ए के बराबर। तो ये F1 की वैल्यू कितनी आ गई P1 इंटू ए, और F2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा P2 इंटू ए। और अब कंसिडर कर लीजिए, हम बात कर ले बेटा इक्विलिब्रियम की। सो इन इक्विलिब्रियम, तो आप लोगों को पता है इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0। तो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ बेटा, यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि F1 जो होगा बेटा वो F2 के बराबर होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। तो मैंने क्या बोला कि F1 इज इक्वल टू F2। तो F1 की वैल्यू क्या है आपके पास, बोलो जरा। P1A इज इक्वल टू F2 किसके बराबर होगा, P2A। तो यहाँ से देखो तो बेटा A गेट कैंसल, मतलब
P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, P2 के बराबर। मतलब जितना प्रेशर इस पॉइंट पे है उतना ही प्रेशर इस पॉइंट के ऊपर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज समझ में आएगी क्या, कि जैसे हम लिक्विड के अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेंगे, हमें किसी भी तरह का प्रेशर वेरिएशन नहीं मिलता। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं बात कर ले बेटा सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, अगर मैं बात कर लेता बेटा सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जितने सारे पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर हमेशा सेम रहती है। पहली बात समझ लीजिए, अगर मैं बात करूं बेटा सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जितने सारे पॉइंट्स एक्ट होंगे उन सारे पॉइंट्स के ऊपर क्या होती है बेटा, प्रेशर हमेशा सेम रहती है। तो यहाँ पे भी अगर मान लेते हो ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, यहाँ पे ये पॉइंट, इन सब पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि एज वी मूव in a horizontal direction, inside a liquid there is no change या फिर there is no pressure variation, there is no pressure variation, वहां पे किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर वेरिएशन देखने को नहीं मिल सकता। जब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिक्विड के अंदर चले तो हमें प्रेशर वेरिएशन देखने को नहीं मिलता, यानी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जितने सारे पॉइंट्स एक्ट होंगे उन सारे पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। आगे अगर मैं बात करूं बेटा नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट में बोल सकता हूं प्रेशर वेरिएशन। अब हम चेक करेंगे बेटा कि वर्टिकल रिजल्ट क्या निकल के आ सकता है, ये चर्चा हम करेंगे। सो अगर मैं बात करूं बेटा नेक्स्ट प्रेशर वेरिएशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल के बाद हम बात करेंगे बेटा कौन सी डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो सेम क्या करना है सर, कंटेनर कंसीडर कर लेना है। तो मैंने बोला ये हमने कंटेनर एक कंसीडर कर लिया, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर फिर से एक सुंदर सा लिक्विड भरा हुआ है, एक प्यारा सा लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, तो ये कंसीडर कर लिया बेटा, एक सुंदर सा एक प्यारा सा लिक्विड भरा हुआ है। और अब वही सर इसकी भी डेंसिटी मान लेते रहो। अब देखिए बेटा, जब हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे थे तो हमने एक इमेजिनरी सिलेंड्रिकल एलिमेंट कंसीडर कर लिया था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब हम वर्टिकल की बात कर रहे हैं तो अब क्या कंसीडर करना है, उसी प्रकार का एक इमेजिनरी लिक्विड का एक इमेजिनरी सिलेंड्रिकल एलिमेंट कंसीडर करना है, लेकिन कैसा, अब वर्टिकल। कैसा कंसीडर करना है, वर्टिकल। तो मैं ऐसे मान लेता हूं बेटा, अब हमने ये कंसीडर कर लिया बेटा एक वर्टिकल सिलेंड्रिकल एलिमेंट। ठीक है, लिक्विड का एक वर्टिकल सिलेंड्रिकल एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया है। मान लेता हूं कि ये जो है, ये हमने जो कंसीडर कर लिया है सिलेंड्रिकल एलिमेंट, वो h हाइट का कर लिया है। ठीक है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना बोला गया है, a बोला गया। ठीक है, अब वही सारी बातें निकल के आएगी सर। क्या, यहाँ पे फिर से 2 पॉइंट्स मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये हुआ पॉइंट नंबर 1, ये हुआ पॉइंट नंबर 2। और अब इसके ऊपर जितने सारे फोर्सेस लगेंगे, ठीक है, उनको हमें कंसीडर करना है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में जितने सारे फोर्सेस लगेंगे। क्योंकि अब हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी फोर्सेस लगेंगे, लेकिन वहां पे हमें मतलब उनको कंसीडर नहीं करना है। यहाँ पे हमें सिर्फ और वर्टिकल डायरेक्शन में जितने सारे फोर्सेस लगेंगे उनको कंसीडर करना है। ठीक है, तो कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, तो मैं ऐसे मान लेता हूँ बेटा, यहाँ पे एक, अगर मैं बात करूँ तो ऐसे एक फोर्स लगेगी। ठीक है, और यहाँ ऐसे एक फोर्स लगेगी। अब देखो बेटा, ये कंटेनर ऊपर से खुले हुए हैं तो एटमॉस्फेरिक तो लगेगा, वो तो हमें समझ में आता है, उसकी चर्चा मैं आगे जाकर करूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं बेटा, तो नीचे मान लेता हूँ कि फोर्स जो लगेगी वो किसके बराबर होगी। तो मैंने बोला कि यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर P2 होगा, इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर P1 होगा। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो लगेगी बेटा P2 × A के बराबर, और यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो किसके बराबर होगी, बोलिए P1 × A के बराबर। ठीक है, अब एक और बात समझ लीजिए, इसके अलावा एक और फोर्स लगेगी बेटा नीचे की तरफ,
और वो लगेगी mg। इस सिलेंड्रिकल एलिमेंट का जो वेट होगा बेटा वो भी तो नीचे लगेगा mg। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में ये जो फोर्स लगेगी मतलब कौन सी, P2A, ये फोर्स किसके बराबर होगी, P1A प्लस mg के बराबर, तभी तो सिलेंड्रिकल एलिमेंट इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो मैं ऐसे बोल देता हूं बेटा कि इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, कहानी किसमें होगी, इक्विलिब्रियम में। सो इन इक्विलिब्रियम क्या बोला जाएगा, P2A इज इक्वल टू, बोलो P1A प्लस mg के बराबर होगा। ठीक है, मतलब ये जो फोर्स है बेटा, नीचे वाली फोर्स जो नीचे से ऊपर की तरफ लग रही है, इस फोर्स ने mg और P1A को बैलेंस करके रखा हुआ है, तभी सिलेंड्रिकल एलिमेंट इक्विलिब्रियम में है। सो P1A इज इक्वल टू, सॉरी P2A इज इक्वल टू P1A प्लस mg के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं बेटा तो क्या बोला जा सकता है, सो P2A इज इक्वल टू P1A प्लस, अब m को क्या लिखोगे, m के बारे में तो यहाँ पे पता नहीं है, लेकिन लिक्विड की डेंसिटी पता है। अगर लिक्विड की डेंसिटी पता है, वॉल्यूम हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें पता है एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट है, तो इसीलिए हमने पढ़ा है डेंसिटी किसके बराबर होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर, मतलब m किसके बराबर होगा, रो वी के बराबर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा क्या, रो इंटू वी और जी। तो मैं यहाँ पे बात कर लूं बेटा तो P2A इज इक्वल टू P1A प्लस रो वी जी के बराबर आ गया। तो यहाँ पे अगर आप देखो P2A इज इक्वल टू P1A प्लस रो एज इट इज, और ये सिलेंड्रिकल एलिमेंट कंसिडर किया है, तो वॉल्यूम जो आएगा वो एरिया इंटू एच के बराबर होगा। ए इंटू एच करोगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा, और ये जी एज इट इज। तो यहां से आप देख पा रहे होगे बेटा ए कैंसिल आउट हो जा रहा है, यानी P2 इज इक्वल टू आएगा P1 प्लस रो जी एच के बराबर। तो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच के बराबर आएगा। और अगर आप P1 को LHS में लेके जाइए तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू होगा रो जी एच के बराबर। तो P2 माइनस P1 हो गया बेटा किसके बराबर, रो जी एच के बराबर। तो इसका मतलब P2 माइनस P1 का मतलब क्या होगा, ये प्रेशर वेरिएशन है बेटा, मतलब 0.2 के ऊपर प्रेशर ज्यादा है 0.1 के मुकाबले। ठीक है, तो अगर मैं बात कर ले बेटा तो यानी जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, यानी लिक्विड में हम वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हैं, प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर मैं मान लेता बेटा यहाँ पे मैंने ये पॉइंट कंसिडर कर लिया है, मान लेते ये पॉइंट ए है, अब मैं ऐसे बोल लेता हूँ बेटा कि लिक्विड जो है वो कैपिटल H हाइट तक भरा हुआ है कंटेनर के अंदर, और आपको बोला जा रहा है कि बताइए पॉइंट ए के ऊपर प्रेशर कितना होगा। तो अगर मैं बात करूं बेटा तो मुझे पता है कि जैसे मैं ऊपर से नीचे की तरफ आऊंगा लिक्विड में प्रेशर वेरिएशन रो जी एच मिलेगा, लेकिन एच कहाँ से लेना है, एच कहाँ से कंसिडर करना है, तो आप ऐसे याद कर लेना है कि प्रेशर जो लग रही है, डेंसिटी तो एज इट इज मतलब कांस्टेंट रहेगी, जी भी कांस्टेंट है, लेकिन जैसे एच वेरी करेगा वैसे प्रेशर वेरी हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो पॉइंट के ऊपर जितने हाइट तक लिक्विड होगा उसके कारण पॉइंट के ऊपर प्रेशर एक्ट होती है। जैसे मान लेते बेटा हमारे सिर के ऊपर मान लेते कुछ किताब रख दी, कोई एक किताब रख दी, तो उसके कारण हमारे सिर के ऊपर प्रेशर एक्ट होगा। मान लेते हम और 2 किताब 3 किताब 4 किताब ऐसे रखते गए, तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, हमारे सिर के ऊपर जितने हाइट तक हम किताब रखते जाएंगे उनके कारण यहाँ पे क्या एक्ट होता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा। उसी तरीके से पॉइंट के ऊपर जितने हाइट तक लिक्विड भरता जाएगा तो उसके कारण पॉइंट के ऊपर क्या लगेगा बेटा, प्रेशर एक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं बात करूं तो पॉइंट ए के ऊपर प्रेशर कितनी होगी, तो प्रेशर एट पॉइंट ए में लिख सकता हूं बेटा रो जी एच के बराबर आएगा, क्योंकि एच हाइट तक पॉइंट ए के ऊपर लिक्विड भरा हुआ है, जिसके कारण पॉइंट जो है ए उसके ऊपर इतनी प्रेशर लगेगी रो जी एच के बराबर। हाँ, अगर कंटेनर का मुंह खुला हुआ है तो हमें तो पता है कि एटमॉस्फेरिक तो लगनी ही लगनी है। ठीक है, तो एक्चुअल में पूरी प्रेशर अगर मैं लिखूं तो प्रेशर एट पॉइंट ए हो जाएगी P0 प्लस रो जी एच। P0 क्या होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है, जिसकी चर्चा मुझे आगे जाके थोड़ी करनी है। तो ये आपके पास हो जाएगी बेटा प्रेशर एट पॉइंट ए। तो यानी यहां से हमें क्या समझ में आया,
तो हमें यहाँ से ये समझ में आया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम मूव करते थे तो प्रेशर वेरिएशन नहीं मिलता था, लेकिन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जैसे हम चलेंगे हमें प्रेशर वेरिएशन मिलेगा। जैसे हम लिक्विड के अंदर नीचे की तरफ चलेंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या बात कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ, इसको मैं जरा मिटा देता हूँ बेटा, और यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि एज वी मूव इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन inside a liquid there is change in pressure, there is change in pressure. So as we move in vertically downward direction inside a liquid, inside a liquid there is change in pressure which is equal to किसके बराबर होगा बेटा, रो जी एच के बराबर। किसके बराबर आएगा वो, रो जी एच के बराबर होगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर वेरिएशन नहीं मिलेगा, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में जैसे ही आप लिक्विड के अंदर चलोगे, एमजी के डायरेक्शन में जैसे आप चलोगे आपको प्रेशर वेरिएशन मिलेगा। वो किसके बराबर होगा बेटा, और रो जी एच के बराबर। तो आज के लेक्चर में हमने डेंसिटी की बात कर ली, प्रेशर वेरिएशन की बात कर ली, इसमें और क्या क्या डिफरेंट तरह के केसेस निकल के आ सकते हैं जिनके ऊपर आपको कॉम्पिटिटिव के एग्जाम मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल बन सकते हैं, उसकी चर्चा आने वाले लेक्चर के अंदर हम कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, रुक जाते हैं, मिलते बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।